नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी आप बाकी से सुनिएगा, कहानी काफ़ी अच्छी होगी। तो चलिए कहानी को शुरू करूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी है यूएसए के वर्जीनिया की। साल 2024 की कहानी है। इस यूएसए के वर्जीनिया में एक नेपाल का रहने वाला शख्स जिसका नाम है नरेश भट्ट। ये कहानी नरेश भट्ट की है। तो देखिए, नरेश भट्ट एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि नेपाल में कई अच्छा खासा पढ़ाई स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो कई कंपनियों में काम करता है। लेकिन इसके बाद उसका मन था कि फॉरेन कंपनी में काम करूं, इसीलिए वो यूएसए में अप्लाई करता है। उसका नाम हो जाता है, वहाँ पे नाम सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद उसको वीजा वगैरह मिलता है। फिर यूएसए में वर्जीनिया में आके उस कंपनी में एक कंपनी में आके जॉब करने लगता है। इसके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन होता क्या है कि यूं ही उसकी हेल्थ खराब हो जाती है। हेल्थ खराब होती है तो वो एक हॉस्पिटल जाता है। उसी हॉस्पिटल में एक नर्स थी जो कि अपनी नर्सिंग बैंगलोर से करके आई थी इंडिया के। वो भी नेपाल की रहने वाली थी जिसने अपनी नर्सिंग बैंगलोर से की थी। और बैंगलोर से नर्सिंग करने के बाद उसने भी फॉर्म में अप्लाई किया था। उसका उसी शहर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सिलेक्शन हुआ था। तो वीजा वगैरह अप्रूव हुआ। उसके बाद वो भी वहीं पे उसी शहर में आ गई। तो नरेश उस नर्स से मिलता है। उस नर्स से उसका ख्याल रखती है, अपना ड्यूटी करती है। अब देखिए, इन दोनों को एक दूसरे को वहीं पे शायद दोस्ती हो जाती है, क्योंकि दोनों एक ही जगह के थे, एक ही शहर के थे, आई मीन एक ही देश के थे। तो जब हिंदी में बातें करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि एक ही ने। फिर लोग पूछते हैं कि आप कहाँ के हैं, तो इत्तेफाक से दोनों नेपाल के निकलते हैं। फिर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। देखिए, दोस्ती होने के बाद अब जब एक ही देश के दोनों थे तो अक्सर वो लोग मिला करते, इधर उधर कभी घूमने जाया करते। देखते देखते ये दोस्ती गहरा जाती है और समय का पता ही नहीं चलता। दोनों अपना काम करते, अपनी बातें करते, और एक देश के रहने वाले थे तो काफी उन लोगों के मतलब दूरियां नजदीकियां, आई मीन सॉरी माफ कीजिएगा, नजदीकियां बढ़ गई थी। देखते देखते कब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, पता ही नहीं चला। यूं ही समय वक्त गुजरता गया। बात करते गए वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। दोनों फाइनली रिलेशनशिप में आते हैं। रिलेशनशिप में आते ही कुछ समय के अंदर ही वो लोग एक दूसरे को शादी का प्रस्ताव रखते हैं। अब दोनों के बीच सब कुछ अच्छा था। दोनों जॉब करते थे, यूएस में रहते थे। लाखों रुपए दोनों की मिला के सैलरी थी। तो दोनों शादी के लिए मंजूर मान जाते हैं और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इनका जीवन बहुत ही अच्छा चलने लगता है, क्योंकि दोनों का मिला के सैलरी लगभग लाख रुपए टच कर जा रहे थे और अच्छा खासा लोग जीवन जी रहे थे। देखते देखते उनके बीच उनका शायद एक बच्चा भी होता है। अब देखिए, इधर जो नरेश था ये अपनी ड्यूटी करता, उधर जो महिला थी यानी कि ममता, वो भी अपना ड्यूटी करती। नरेश और ममता जो थी ड्यूटी करते, रात में घर आते, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते। इनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन तारीख थी जुलाई का महीना था, तारीख थी 30 जुलाई साल 2024। 30 जुलाई साल 2024 को हमेशा की तरह नरेश और ममता अपने अपने काम पे जाते हैं। ममता अपने हॉस्पिटल और नरेश अपने जहाँ पे काम करता था। लेकिन नरेश का जो टाइमिंग था आने का, वो घर आता है रात में, तो उस वक्त तक ममता हमेशा घर आ जाती थी। लेकिन 30 जुलाई साल 2024 को ममता घर नहीं आई। अब नरेश आता है, हो सकता है सोचा कि चलो हो सकता है कि लेट हो गया होगा या कोई काम बढ़ गया होगा, वेट कर लेता हूँ। वो टीवी ऑन करके टीवी देखता है। घंटे गुजर जाते हैं। जब ममता का ना कॉल आता है और ना ही कुछ ना ममता आती है, तो मुझे थोड़ा टेंशन सताती है। सोचता चलो एक काम करता हूँ, पूछ लेता हूँ। वो कॉल करता, ममता का कॉल नहीं लगता। ये फौरन उस हॉस्पिटल में कॉल करता जहाँ पे वो काम करती थी कि ममता कहाँ है, ममता कब निकली थी। अब हॉस्पिटल वाले की बात सुन के इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। दरअसल हॉस्पिटल वाले कहते कि ममता आज आई ही नहीं। अब जैसे ही ये बात सुनता, अब उसको मानो कि पैरों तले जमीन खिसक जाता। फौरन वो पुलिस को कांटेक्ट करता। पुलिस को सारी बातें बताता कि मैंने आखिरी बार अपनी बीवी को 29 जुलाई साल 2024 को देखा। तो वो गई थी, आई मीन सॉरी 30 जुलाई को कह सकते हैं। तो वो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से मतलब आई नहीं। जब मैंने कॉल किया तो हॉस्पिटल वालों ने ये कहा। अब फौरन ममता की तस्वीर लेके पुलिस खोजने लगती है, तमाम इन्फॉर्मेशन लेके तमाम इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। सबसे पहले उसके जो कलीग्स थे, उसके जो रिश्तेदार थे, उसके जो दोस्त थे, सभी से पुलिस बात करने की कोशिश करती। लेकिन अफसोस कि किसी से कुछ पता नहीं चलता। पुलिस हॉस्पिटल भी जाती, हॉस्पिटल में भी बातचीत करती, लेकिन उस रोज ममता आई ही नहीं थी हॉस्पिटल। अब तमाम जो सीसीटीवी कैमरे थे उसको भी चेक किए जाते। अफसोस कि वहां से भी कुछ नहीं मिलता। अब सोचती है पुलिस के काम करते हैं, ममता का सीडीआर निकलवाते हैं, कॉल डाटा रिकॉर्ड। अफसोस कि सीडीआर निकलवाने के बाद भी ममता का सीडीआर निकलवाने पर कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता जिससे ममता का अपहरण हुआ हो या फिर कुछ और हुआ हो, या ममता कहाँ गई हो या किसी के साथ गई हो पता चले। कोई ऐसा सस्पिशियस नंबर ही नहीं मिलता। पुलिस खोजने लगती।
जब हाथ में कुछ नहीं आता तो पुलिस लगातार इस केस पे इन्वेस्टिगेट करी थी। देखते देखते पूरा जुलाई का महीना गुजर जाता, पूरा अगस्त का महीना गुजर जाता। देखते देखते सिर्फ समय रेत की तरफ फिसल रहा था, लेकिन ममता का कुछ पता नहीं चल रहा था। देखते देखते 2-3-4 महीने गुजर जाते हैं, लगभग नवंबर पूरा गुजर जाता है साल 2024 का। जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर। इसी बीच इसी दौरान पुलिस को एक बार नरेश पे डाउट होता है कि इतना हम लोगों ने चीजें देखी, सीसीटीवी कैमरा खंगाले, कॉल रिकॉर्ड डाटा निकलवाया, ना कोई सस्पिशियस नंबर मिला, ना ही सीसीटीवी में कुछ मिला, ना ही रिश्तेदार, ना ही कलीग्स, ना ही हॉस्पिटल, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। ऐसा किसी पे शक भी नहीं है हमें जो कोई ऐसा कुछ कर सके। हालांकि पुलिस के मन में एक तरफ ये भी था कि यार देखो, वहां अक्सर ये सब नॉर्मल बातें, कोई रिलेशनशिप में बीच में छोड़ के चला जाता है, लेकिन ये दोनों नेपाल के थे और इंडिया हो या फिर नेपाल, दोनों पड़ोसी मुल्क है और दोनों के यहाँ इस प्रेम का या आप कह सकते हैं शादी का काफी महत्व रहा। इस चीज को देखते हुए पुलिस को कुछ डाउट होता है कि ऐसे कोई लड़की कैसे गायब हो सकती है, वो भी अदर कंट्री की, और कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहां की। अब पुलिस बोलते काम करते इसी नरेश पे ही नजर रखते हैं। अब नरेश की कॉल डिटेल निकाली जाती है, तमाम चीजें निकाली जाती है और नरेश पे कुछ पुलिस वाले छोड़ दिए जाते हैं नजर रखने के लिए। लेकिन अफसोस कि पुलिस को यहाँ से भी कुछ हाथ नहीं लगता। नरेश के एक्टिविटी जब ट्रैक करती कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ हाथ में लगता, सब नॉर्मल था। अब पुलिस सोचती कि एक काम करते हैं, क्यों ना नरेश का मोबाइल चेक किया जाए, उसके कॉल डिटेल पूरा फोन को खंगाला जाए, शायद कुछ मिल जाए। अब पुलिस तमाम चीजें चेक करती है। उसी के बीच पुलिस की नजर पड़ती है नरेश के मोबाइल के गूगल सर्च इंजन पे। जब पुलिस की नजर मोबाइल के सर्च इंजन पे पड़ती है गूगल के, तब पता नहीं पुलिस के दिमाग खटक जाता है। ऐसी चीजें सर्च की गई थी मानो कि पुलिस को वहां से डाउट हो जाता है। दरअसल उसमें 3-4 चीजें थी। सबसे पहले यह था कि अगर यूएस में कोई किसी की बीवी अचानक गायब हो जाए तो उसका जो पति है वो कितने दिन बाद शादी कर सकता है। दूसरा कि अगर यूएस में किसी महिला की मतलब कि पति ने अपनी पत्नी को मार दिया हो तो उसको क्या सजा हो सकती है। तीसरा कि अगर किसी की पत्नी अचानक गायब हो जाए तो उसके पति पे क्या केस बन सकता है। ऐसी 2-3 सर्चें और थी। ये सब देखने के बाद पुलिस को बहुत डाउट होता है, लगभग कह सकते हैं यकीन होता है कि कहीं ना कहीं नरेश का हाथ है। लेकिन पुलिस ऐसे कुछ कर नहीं सकती थी, सिर्फ सर्च हिस्ट्री के सबूत पर। अब पुलिस क्या करते कि काम करते हैं, प्लान करते हैं और प्लान के तहत वो लोग उसी के घर में कह सकते हैं छानबीन करते बहाने से। अब वो भी परमिशन देता है क्योंकि उसे आइडिया नहीं था कि पुलिस को उसका शक है। अब डॉग स्क्वाड की टीम हो या तमाम फोरेंसिक हो, सभी को ले जाया जाता है घर पे और नर्स के घर को छान मारा जाता है। अच्छा, इसी के बीच वहां पे कुछ चीजें मिलती है और वहां पे कुछ ब्लड के सैंपल मिलते हैं। सैंपल कह सकते हैं जो कि मतलब सूख चुके थे, अब काफी समय हो चुका था, लेकिन कुछ दिखते कि है ब्लड के सैंपल। अपना घर तो छान मारते, पुलिस को कुछ नहीं मिलता। इसी बीच पुलिस सोचते काम करते हैं क्यों ना नरेश का कॉल लोकेशन निकलवाया जाए कि उस दिन लोकेशन कहाँ था। जब पता किया जाता है तो कई चीजें पता चलती है। उसके 1-2 दिन पहले की लोकेशन पुलिस चेक करती है और देखिए पता चलता है कि उसके एक दिन पहले, कह सकते हैं 29 जुलाई की बात है, नरेश एक मार्ट विजिट किया था, मॉल वगैरह टाइप जो मार्ट होता है वो। उसमें से उसने 3 चाकू लिए थे और 30 तारीख को एक कंबल लिया था। अब सवाल ये कि 3 बड़े बड़े चाकू थे वो और एक कम रखी, उसने किया क्या। अब जब पुलिस को याद आया कि हमने जब घर चेक करे थे तो हमें ना वो कंबल मिला और ना ही और वो जो 3 बड़े बड़े चाकू थे वो किचन में मिले। ताकि वो चाकू गया कहाँ, वो कोई चाकू छोटा नहीं था, बड़ा बड़ा चाकू था। इसके बाद फोन पुलिस उठाती है। नरेश भट्ट को उठाने के बाद अपने पुलिस अंदाज में पूछताछ करती है और तमाम तरीके से तोड़ती है, बातों को टटोलने की कोशिश करती है, निकलवाने की कोशिश करती है। हालांकि नरेश भट्ट लगातार इनकार करते इस बात से, तमाम तरह की कहानियां सुनाता है। लेकिन पुलिस जब अपनी पुलिस अंदाज में पूछती है तो नरेश भट्ट टूट जाता है और एक ऐसी कत्ल की कहानी, एक ऐसी वजह बताता है जो कि सबको शॉक कर देती है। तो दरअसल ये बात ऐसी है कुछ कि ये जो नरेश है वो अपनी पत्नी का कत्ल कर चुका था। दरअसल उसने पत्नी का कत्ल करने के लिए एक दिन पहले उसी मार्ट से 3 बड़े बड़े चाकू लिए थे, कंबल लिए थे। तो आता है अपनी पत्नी का कत्ल करता है। सवाल है कि आखिर उसने कत्ल किया क्यों। तो इस असली कहानी इसकी शुरुआत होती है साल 2024 के स्टार्टिंग यानी कि जनवरी महीने में। दरअसल देखिए उसके जनवरी महीने में साल 2024 में एक लड़की से मुलाकात होती है।
वो लड़की वहीं की रहने वाली थी, यूएस की। वो काफ़ी पैसे वाली थी। देखते देखते उसकी, नरेश की, उस लड़की से दोस्ती होती है। ये दोस्ती होने लगती है, आपस में वो लोग मिलने जुलने लगते हैं और कहीं ना कहीं इन दोनों की दोस्ती बढ़ जाती। अब नरेश का ईमान डगमगाता है। अपनी बीवी से मन भटक के उस लड़की पे शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए, नरेश देखता है कि उसके पास काफ़ी पैसे हैं, काफ़ी अमीर लड़की है। उससे उसकी शादी हो जाए तो काफ़ी जीवन अच्छी गुजरेगी और उसे काम भी नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद उसके एक और फायदा था शादी करने के उस लड़की से, कि उसे परमानेंट वहाँ का रेसिडेंस मान लिया जाएगा। मतलब अगर उसी शहर, उसी देश की लड़की है, उसी से अगर कोई लड़का नेपाल का शादी करता है, कोई भी देश का, तो वहाँ का रेसिडेंस उसको परमानेंटली मिल जाता है। तो कई फायदे थे। लेकिन देखिए, अब वो ये बात अपनी पत्नी से नहीं कह सकता कि उसे तलाक देना है, क्योंकि तलाक नाम की चीज़ यहाँ भारत हो या फिर नेपाल, दोनों में काफ़ी मतलब बड़ा मैटर है ये, क्योंकि यहाँ पे डाइवोर्स होना एक बड़ा बात माना जाता है। हालांकि यूएस में ये सब कॉमन चीज़ें हैं। अब अपनी पत्नी से सोचता है कैसे पीछा छुड़ाऊं, तरह तरह के प्लान बनाता है। सोचता है कि कोई बहाना मारूं, लेकिन कौन सा बहाना मारूं, वो इतना आसानी से पीछा छोड़ेगी नहीं। कई बार वो लड़ने की कोशिश करता, कई तरीकों से कोशिश करता कि कुछ ऐसी बात हो जिससे डाइवोर्स पे बात आए और रिश्ता टूट जाए। लेकिन अफसोस कि उसके तमाम जो मशक्कत थी, तमाम जो कोशिशें थी, वो खारिज होती है, मतलब कि सफल नहीं होती है। तो वो इस चीज़ से नाकामयाब हो जाता है और तब जाके उब कर अंत में वो एक प्लान बनाता है कि मैं अपनी बीवी को मार देता हूँ। अपनी बीवी को मार दूंगा तो अच्छा रहेगा, इससे मैं उस लड़की से भी शादी कर लूंगा, महिला से भी, जिसके पैसों पे मैं ऐश कर सकूंगा, जिसके दम पे मुझे यहाँ का परमानेंट वीजा मिल जाएगा या परमानेंट रेसिडेंस में हो जाऊंगा। और वो प्लान के तहत एक दिन पहले मार जाता है। 3 बड़े बड़े चाकू लेता है और एक कम्बल लेता है। कम्बल और चाकू लेने के बाद वो घर आता है। अगले दिन क्या, उसी दिन आता है और कह सकते हैं कि 29 तारीख को ही वो कत्ल किया गया था, जैसा मीडिया रिपोर्ट बताती है। तो 29 तारीख को वो क्या करता है कि कम्बल और चाकू लेके सबसे पहले अपनी पत्नी का गला दबा के उसे मारता है, फिर कम्बल बिछा के उसके साथ लेटाता वगैरह है और फिर उसे कई टुकड़ों में काट देता है। और वो कम्बल इसलिए लेता है ताकि खून के जो धब्बे हुए हैं वो ना पड़े, वो ना रहे। और उसके बाद वो बाकी जो बचेंगे थोड़े बहुत, वो तो फिनाइल वगैरह से धो के हटा देंगे। वो कई टुकड़े करके उसके बॉडी को, यानी कि ममता के बॉडी के कई टुकड़ों को अलग अलग वाटर रिसोर्स में फेंक देता है, जैसे नदी, नाला, तालाब, समुद्र, ऐसी ऐसी चीजों पे वो फेंक देता है। और फिर ऐसे नाटक करता अगला दिन जैसे कि उसकी बीवी कहीं गुम हो चुकी है, कहीं जा चुकी है, और खुद पुलिस को कॉल करता है और ऐसा ऐसा कहानी रचता है। तो देखिए, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। तो देखिए, ये कहानी ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने दोस्त, रिश्तेदार और परिवार के साथ। मैं अक्सर ऐसी सच्ची घटना लाता हूँ, तो आप मेरी तमाम कहानियाँ सुन सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो देखिए, मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।